हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एजुकेशन हब के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के आरबीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के जो 2023 में क्वेश्चंस आए थे उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर है वो आपका है कि जो लोहे का क्यूरीताप होता है, ठीक है, जो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है लोहे का क्यूरीताप होता है। लोहे का जो क्यूरीताप होता है वो आपका होता है 1043 केल्विन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है आपका वो है दो समान दिशाओं में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं के चालकों के मध्य बल होता है। मतलब ये मान लो कोई तार है, ठीक है, जिसके अंदर आई धारा है, इसमें समान दिशा में, मतलब इन दोनों की दिशाएं क्या होनी चाहिए, तारों की समान दिशा होनी चाहिए। तो इसमें विद्युत धारा के जो चालक के मध्य कौन सा बल लगता है, हमें पता है जब भी अगर समान दिशा के अंदर धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच में हमारा आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर्षण बल हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की दो विशेषताएं लिखी हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता तो क्या होती है स्थायी चुंबक बनाने के लिए, पहली विशेषता तो ये होती है कि उसकी उच्च धारणशीलता होनी चाहिए। उच्च धारणशीलता होनी चाहिए। ठीक है जी, स्थायी चुंबक बनाने के लिए जो पदार्थ लेंगे उसकी कैसे होनी चाहिए, धारणशीलता कैसे होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। नंबर 2, उसकी निग्रहिता भी क्या होनी चाहिए आपकी, उच्च होनी चाहिए। उसकी निग्रहिता भी क्या होनी चाहिए आपकी, उच्च होनी चाहिए। और उसका क्यूरी ताप भी क्या होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है, उसका जो क्यूरी ताप होता है वो भी क्या होना चाहिए आपका, उच्च होना चाहिए। और चौथी चीज क्या है कि जो चुंबकीय संतृप्ति है, चुंबकीय संतृप्ति है वो भी क्या होनी चाहिए, उसकी उच्च होनी चाहिए। ठीक है, और स्थायी चुंबक किससे बनाते हैं वो भी आपको एग्जांपल ध्यान में रखना है। एल निको बाई चांस एग्जाम में पूछ लें कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी को काम में, तो एल निको को काम में लेते हैं अपन। तो ये स्थायी चुंबक बनाने के लिए कम से कम दो विशेषताएं पूछी, तो मैंने आपको चार बता दिए, चार में से आपको जो अच्छे लगे दो आप पेपर में लिख देना। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दो अनुचुंबकीय पदार्थ को छांटना है। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ को छांटना, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए अनुचुंबकीय पदार्थ क्या, कौन से पदार्थ होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि वे पदार्थ होते हैं जिन्हें अगर मैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं, अगर उनको मैं क्या करूं, उस पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दूं, तो वह क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अल्प रूप से क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं। उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कौन कौन से अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, तो जहां पे मैंने अनुचुंबकीय पदार्थ की बात करूं तो यहाँ पे जो आपके पास सोडियम है और ये जो एल्यूमिनियम है, मतलब ये जो सोडियम है और जो एल्यूमिनियम है, ये दोनों के दोनों अभी कैसे पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ। इसके अलावा जो ये जो बिस्मथ है और ये जो तांबा है और ये जो सीस है, तीनों के तीनों क्या है आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखना, जो सोडियम है आपका और जो एल्यूमिनियम है, ये दोनों सिर्फ क्या होते हैं आपके अनुचुंबकीय पदार्थ हैं जो दिए गए हैं अपने पास ऑप्शन है उसके हिसाब से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है भाई कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम से एक अत्यधिक लंबी धारावाही प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखो सबसे पहले तो आपको एम्पियर का परिपथीय नियम पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एक जो परिनालिका होती है हमारी, ठीक है, ये जिस तरह से ये प्रणालिका होती है, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा परिसंचरण होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन होता है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, वो किसके बराबर होता है, जो म्यू नॉट होता है और ये समेशन आई क्या होती है, उसमें से धारा प्रवाहित होती है उन धाराओं का कुल योग होता है। इसको इरेज कर लो। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर सॉरी, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या पूछा हुआ है कि एम्पियर का परिपथीय नियम से एक अत्यधिक लंबी धारावाही प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सबसे पहले तो आपको एम्पियर का परिपथीय नियम काम में लेना है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है आपका, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ऑफ समेशन आई। इसको तो आपको काम में लेना है। फिर क्या करना है, जो आपकी परिनालिका होता है, ये परिनालिका के लिए जो डेरिवेशन आप करते हो, क्या प्रणालिका के अक्ष के ऊपर आप चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हो, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो आता है बी इक्वल टू आता है म्यू नॉट एन आई आता है।
ठीक है। आई तो क्या होती है उसमें प्रवाहित प्रणालिका में प्रवाहित धारा, एन क्या होती है उसकी एकांक लंबाई में धाराओं की संख्या, और म्यू नोट क्या होती है आपकी म्यू नोट होती है आपकी निर्वात की चुंबकशीलता, और बी क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र आपको जो एक्स पे निकालना है। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन आप अपने नोट्स में से कर लेना। ठीक है, और मैंने नोट्स वैसे दे रखे हैं आपको, तो उस नोट्स में से डेरिवेशन कर लेना। डेरिवेशन करने के लिए अपने पास अभी टाइम नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अपन को, इसलिए। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन करना आपको प्रणालिका के लिए, जो क्या आएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2022 में चलते हैं। 2022 का जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है गतिमान आवेश से उत्पन्न हो सकता है। जो गतिमान आवेश होता है, यदि Q जो आवेश जो होता है, यदि वो क्या करे गति करे। अब गति करने से हमें पता है विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, तो इसका ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 2, आवेशित कणों तथा आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने वाले यंत्र का नाम। ठीक है, आवेशित कणों आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए जो हमारे पास उपकरण होता है उसको हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। पर साइक्लोट्रॉन इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो अगर इसको आप वो करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बात नहीं है। ये आपके इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। कि मतलब आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, उसको किस में चेंज करना है, वोल्ट मीटर में चेंज करना है। देखो जब भी किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ देंगे। ठीक है, एक उच्च प्रतिरोध मतलब बहुत ज्यादा मान का एक प्रतिरोध जोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर अपन किसी गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो इस तरह से अपन एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो धारामापी के जो श्रेणी क्रम में या जो गैल्वेनोमीटर उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध संयोजित करके वोल्ट मीटर का निर्माण किया जाता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास, किसी विद्युत धारावाही वर्ताकार पाश के कारण चुंबकीय चित्र रेखाओं का चित्र बनाइए। देखो जैसे मेरे पास कोई ये धारावाही कोई एक लूप है। ठीक है, धारावाही लूप का मतलब क्या है कि आपके पास इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है इस तरह से। ठीक है, ये आई यहाँ से इस तरह से प्रवेश कर रही है आपकी। ठीक है, और यहाँ से वापस बाहर निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो तार है, हमें पता है कि तार क्या चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र किस सकेंद्रीय वर्ताकार के रूप में होता है, तो ये जो तार इसके चारों ओर तो क्या इस तरह से सकेंद्रीय वर्ताकार के रूप में होगा। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता हुआ, इस तरह से आगे ये बढ़ता हुआ बनेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, ये सकेंद्रीय वर्ताकार के रूप में होगा। तो इस तरह से ये आपका आगे बनते इस तरह से आपका ये बनता हुआ होगा। ठीक है, ये इस तरह से और बीच में एकदम सेंटर में से एक और निकलेगा, ये एकदम सीधी स्ट्रेट निकलेगी एस से एन की तरफ इस तरह से। तो ये इसका डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, किसी भी वर्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का डायग्राम ये हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कोई दो नियमों के नाम लिखने से, सिर्फ नियम के क्या लिखने हैं आपको, नाम लिखने हैं। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, परंतु जो मोस्टली अपन काम में लेते हैं वो अपना जैसे स्नो का नियम जो आपका हो गया। ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हो गया, और क्या हो गया मैक्सवेल का पेच नियम हो गया, इन सबको अपन काम में मोस्टली लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पूछे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कोई दो नियम के नाम लिखने हैं आपको, तो पहला तो आप यहाँ पे नाम लिख देंगे हमारा स्नो का नियम, से हम निकाल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। स्नो का नियम आपको पता ही है क्या होता है कि यदि धारा अगर धारा जो तार के अंदर क्या आते हैं साउथ से नॉर्थ की है और चुंबकीय सुई के इसके ऊपर रखा है, तो विक्षेप किस दिशा में होगा, वेस्ट दिशा में होगा। तो इस तरह से आप स्नो का नियम बता सकते हो। नंबर 2 जो है आपके दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, इससे भी बता सकते हो कि अगर दाएं हाथ में आप क्या कर लें, उस तार को पकड़ें। ठीक है, तो अगर अंगूठा चुंबक अगर अंगूठा धारा की दिशा के अंदर हो, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां जो होती है वो किसकी दिशा में होती है, आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर होती है। तो इससे बता सकते हो। तीसरा जो है आपका वो है आपका मैक्सवेल पेच नियम। मैक्सवेल पेच नियम क्या होता है भाई, मैक्सवेल पेच नियम क्या होता है, जैसे पेच जो होता है, अगर मैं पेच को अगर स्क्रू को अगर अंदर की तरफ धक्का दे रहा हूँ, तो जो घूमने वाली जो दिशा होगी, जिस दिशा में स्क्रू आपका घूमेगा, जो पेच घूमेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। इसी तरह से अगर बाहर की तरफ अगर स्क्रू को निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो इसको जो घूमने की दिशा जो होगी वो किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो बस यही इसके अंदर है, स्नो का नियम, दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल पेच नियम।
नेक्स्ट आपका है प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जिनको अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र में रखूँ, जैसे ये N और S चुंबक है, इसके बीच में अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखूँ, तो ये जो चुंबकीय जिस पदार्थ को मैंने रखा है, तो ये क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक है? ये क्या हो जाए चुंबकीय दिशा के विपरीत दिशा में अल्प रूप से चुंबकित हो जाएँगे, अल्प रूप से चुंबकित हो जाएँगे। तो उनको हम क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कि वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अल्प रूप से चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करो। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करने के लिए सिंपल सा है। मान लो कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर मैंने कोई भी एक पृष्ठीय क्षेत्रफल रख दिया, ठीक है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध क्या कहलाता है? आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? आपकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे अपने एक चुंबकीय क्षेत्र में एक क्या रखेंगे? एक पृष्ठ को रखेंगे। इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरेगी, इसके एकांक क्षेत्रफल से जितनी बल रेखाएं गुजरती है, वह उस पृष्ठ से संबंधित क्या कहलाता है? आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई बी बराबर क्या होता है? बी वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो या फिर एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र और जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो ये भी आप बोल सकते हो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा। नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो दंड चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण M1 तथा M2 है। यदि इनके मध्य कोण थीटा हो तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान लिखिए। देखो इसका वैसे तो इसका चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला जो आता है आपका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, वो क्या आएगा? M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस 2M1 M2 cos थीटा, ये इसका फॉर्मूला आएगा चुंबकीय आघूर्ण का। ये थीटा एंगल पे दोनों रखे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको ये तो फॉर्मूला होता है इसका, अगर इसको याद करना है तो याद करने का तरीका ये है, जैसे कोई दो सदिश है, ये P सदिश है और ये Q सदिश है, यदि दोनों थीटा एंगल पे रखें तो इन दोनों का परिणामी जो मान लो R है, तो R अगर आपको पता है 11th क्लास में पढ़ा होगा, इसका परिणामी सदिश का जो फॉर्मूला था P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा है। अब चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होता है? एक सदिश राशि, तो उसके हिसाब से देख लो, ये P स्क्वायर की जगह यहाँ पे M1 का स्क्वायर हो गया, Q की जगह क्या हो गया? M2 का स्क्वायर हो गया, 2M1 M2 की जगह PQ cos थीटा, तो cos थीटा इन दोनों के बीच का एंगल। तो बस यही आपको याद करने का तरीका है इसका। चुंबकीय आघूर्ण अगर दो थीटा एंगल पे पड़े हों, तो अगर उनका मध्य का आपको परिणामी चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो M बराबर क्या हो जाएगा? रूट M1 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस 2M1 M2 cos थीटा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय बनाने में नरम लोहे का उपयोग क्यों करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहे का प्रयोग क्यों करते हैं? अब देखो विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहे का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो नरम लोहा जो होता है उसकी जो पारगम्यता होती है, पारगम्यता क्या होती है? अधिक होती है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखनी है कि जो विद्युत चुंबक बनाने में जो नरम लोहे को काम में लेते हैं उसकी पारगम्यता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। पहला तो ये रीजन, वैसे तो दो ही रीजन इनफ होते हैं, पर मैं आपको 3-4 बता दूंगा। नंबर 2, ये जो नरम लोह होता है इसकी जो धारणशीलता होती है वो भी क्या होती है? आपकी अधिक होती है। ठीक है, ये जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो नरम लोहे का काम है, इसकी धारणशीलता भी क्या होती है? आपकी अधिक होती है। परंतु इसकी जो निग्राहिता होती है नरम लोहे की, निग्राहिता क्या होती है? आपकी कम होती है। ठीक है, और इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, काय जिसको अपन बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति, एक्सएम, वो क्या होती है? आपकी अधिक होती है। तो ये 4 रीजन में से आपको 2 जो लिखने हैं वो लिख देना। ठीक है, कि नरम लोहे को क्यों उपयोग में लेते हैं? इसलिए लेते हैं क्योंकि उसकी पारगम्यता अधिक होती है, धारणशीलता भी अधिक होती है, निग्राहिता कम होती है, चुंबकीय प्रतिक्रिया क्या होती है? उसकी अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या है कि निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना का वर्णन कीजिए, इसका नामांकित चित्र बनाएं। तो ये मैंने आपको आपके नोट्स में करवाया है, तो ये आप नोट से कर लेना। उसके बाद में क्या है कि सिद्ध कीजिए कि धारामापी की कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रम थी। इसके बाद में मैंने इसका डेरिवेशन भी करवाया है। डेरिवेशन में मैंने आपको बताया है कि जो धारा जो होती है विक्षेप फाई के क्या आती है? आपकी समानुपाती आती है। तो ये डेरिवेशन में इसके साथ में आपको करके बताना है। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। तो हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पे इसको काट देना, इसको लिख देना नॉट इन सिलेबस। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का सूत्र लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का सूत्र लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का सूत्र क्या होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, ये होता है। जब भी अपन क्या करते हैं, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं कोई धारावाही चालक तार आई रख देता हूँ जिसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके अंदर तो उसके ऊपर लगने वाला जो बल का मान होगा वो क्या होगा आपके पास, आई एल बी साइन थीटा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमन कोण नत्ती कोण को परिभाषित कीजिए। ये आपके नमन कोण नत्ती कोण इस बार ही सिलेबस से हटाए हैं, तो इसको लिख देना नोट इन सिलेबस। तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एम्पियर का नियम लिखिए। ठीक है, अब देखो एम्पियर का नियम, अब मैंने वैसे आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था, फिर वापस बताता हूँ। एम्पियर का नियम क्या होता है आपके पास, कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, इस चुंबकीय क्षेत्र अगर मैं रेखा समाकलन निकालूं, तो ये क्या होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन जो होता है, उस जो रेखा समाकलन अपने निकाल, जैसे मान लो ये कोई है, यहाँ से कोई पृष्ठ अपने पास, ठीक है, ये पृष्ठ है जैसे बी, ठीक है, तो ये कोई भी एक बंद पृष्ठ है, तो इस बंद पृष्ठ से जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन जो होता है, इसमें मान लो धारा मेरी I1 है, I2 है, ये I3 I4 है, और यहाँ पे जो निर्वात की चुंबकशीलता वो म्यू नॉट है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन जो होता है वो क्या होता है, निर्वात की जो चुंबकशीलता जो होती है म्यू नॉट, और एप्सिलॉन इसका मतलब समेशन ऑफ आई का मतलब क्या है, जितना भी बीजगणितीय योग, मतलब जितनी भी धाराएं इसमें से प्रवाहित उन सब का बीजगणितीय योग के गुणनफल का क्या होता है, बराबर होता है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस पृष्ठ से जितनी भी धाराएं जा रही है उन धाराओं के बीजगणितीय योग का क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। ये क्या होता है आपके पास, बी वेक्टर नॉट डीएल वेक्टर म्यू नॉट ऑफ समेशन, ये क्या होता है, एम्पियर का नियम होता है आपका। उसके आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, चित्र बनाकर अनंत लंबाई अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक चाल के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, तो ये तो आपके पास डेरिवेशन जो आप मैंने आपको उसके अंदर करवाया था नोट्स के अंदर, वहां से इसका डेरिवेशन कर लेना, सिंपल सा, ये सिंपल से चित्र बनाकर जो अनंत लंबाई का तार बनाना है, उसके कारण फिर कहीं से दूर किसी बिंदु पी पे आपको चुंबकीय क्षेत्र बनाना है, तो ये डेरिवेशन आप नोट्स में से कर लेना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बायो सावर्ट का नियम लिखिए। देखो बायो सावर्ट का नियम क्या होता है अगर आपको याद हो, तो बायो सावर्ट के नियम के अंदर अपन क्या करते हैं, कोई भी जो अपने पास एक तार है, ठीक है, तो उसका मैं कोई एक अल्पांश ले लेता हूँ डीएल, इसके कारण इससे आर दूरी के ऊपर कोई बिंदु पी है, उसके अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, इस पी बिंदु पे तो वो क्या होता है, अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की बताऊं तो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या अल्पांश होता है, इसलिए मैंने इसको डीबी लिखते हैं। वो क्या होता है आपका, आई जो इसमें प्रवाहित धारा है, इस अल्पांश में से जो धारा प्रवाहित हो रही है आई उसके समानुपाती होता है। और क्या होता है, और जो ये इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, उसकी जया के क्या होता है, समानुपाती होता है। और इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आई और ये जो अल्पांश होता है उसके भी क्या होता है, ये समानुपाती होता है। इन सबको एक साथ लिखेंगे तो डी बी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, एक नियतांक आ जाएगा, तो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या होता है आपका बायो सावर्ट का नियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो है आपका साइक्लोट्रॉन की क्रियाविधि लिखिए। दोनों डीज में त्वरित आवेशित आणुओं के पथ को प्रदर्शित करता है साइक्लोट्रॉन की व्यस्त तारीख। अब देखो साइक्लोट्रॉन जो है वो इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया, तो ये भी आपके क्या नोट इन सिलेबस है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धारामापी के दक्षतांश की परिभाषा लिखिए। ठीक है, धारामापी के दक्षतांक की परिभाषा। अब देखो धारामापी की दक्षता की क्या होता है परिभाषा, कि जो धारामापी जो होता है, धारामापी के एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा के मान को धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख देंगे क्या, कि जो धारामापी के एकांक विक्षेप एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा के मान को धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। इस दक्षतांक को लिखते हैं एक्स है। अब देखो यदि मान लो इसने किसी बोले एकांक विक्षेप की बात कर रही है,
ठीक है, एकांक विक्षेप की बात कर रहा है, तो एकांक विक्षेप के लिए जो आवश्यक धारा की आवश्यकता होगी आपको, उसको अपन क्या बोलेंगे, धारामापी का दक्षतांक कहेंगे। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, अगर आपसे फॉर्मूला पूछ ले कि धारामापी दक्षतांक का फॉर्मूला बताओ, दक्षतांक आपने लिखा है एक्स से लिखा है, तो देखो एकांक विक्षेप सबसे पहले मान लो कि आपको यदि फाई विक्षेप है, फाई विक्षेप के लिए आवश्यक धारा कितनी चाहिए आपको, आई चाहिए, तो एकांक विक्षेप के लिए कितनी धारा की आवश्यकता होगी, आई अपॉन फाइव, यही क्या कहलाएगा आपका धारामापी का दक्षतांक। तो ये x इक्वल टू आई अपॉन फाइव भी आपका क्या होता है, फॉर्मूला हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए क्षैतिज वक्र बीएच वक्र बनाना है आपको। तो बीएच वक्र जो अपन ने पढ़ा था ना, अब चुंबकीय पदार्थ के लिए बनाना है, तो इसका डायग्राम किस तरह से, इस तरह से आपका जो डायग्राम होता है ये डायग्राम, ये बी एच वक्र जो होता है इसको अच्छे से इस तरह से बना लेना है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम होता है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये बी एच वक्र आपको बनाना है इस तरह से, नरम लगे, ये निग्राहिता धारणशीलता सब कुछ इसमें दिखानी है आपको। ये पूरा पी क्यू आर एस टी यू वी जो ग्राफ होता है ये आपको बनाना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपके नोट्स में से मैंने करवा रखा आपको, तो वहां से इसको कर लेना आप। नेक्स्ट देखिए, अब देखो फिर से ये क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट हो गया, एम्पियर नियम का उपयोग करना है, तो एम्पियर का नियम वही वापस, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नोट ऑफ समेशन ऑफ आई, ये तो आपको लिखना है। फिर क्या, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, अनंत लंबाई का तार के लिए आपको मैंने अभी क्वेश्चन पहले बताया था, उसी तरह से नोट से कर लेना, ये क्वेश्चन वापस आपका रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक धारामापी है, उसका जो प्रतिरोध जो है वो कितना है, 992 लिखा हुआ है, ये 992 नहीं है भाई, ये 99 ओम है सिर्फ। ठीक है, एक धारामापी का प्रतिरोध कितना है, 99 ओम है, इसके पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 1 मिली एम्पियर है। यदि धारामापी के साथ 112 नहीं है, ये 112 की जगह ये क्या है, 11 ओम का शंट जोड़ दिया जाए, तो धारामापी द्वारा मापी जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या रखा है, धारामापी का प्रतिरोध मतलब जी, मतलब धारामापी का प्रतिरोध आपको जी गिवन है, कितना दिया हुआ है, 99 ओम दे रखा है। अब पूर्ण विक्षेप के लिए जो आवश्यक धारा है, ठीक है, तो पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक धारा मतलब इस गैलोमीटर में जो धारा जा रही है आई जी, उसका मान कितना दे रखा है, 1 मिली एम्पियर दे रखा है। फिर क्या बोला है, यदि इस धारामापी के साथ 11 ओम का शंट जोड़ दिया जाए, ठीक है, इस धारामापी के साथ क्या कर दें अपन, 11 ओम का शंट जोड़ दिया जाए। अब इस धारामापी के साथ यदि अपन क्या करेंगे, शंट मतलब इस एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11 ओम आपको दे रखी है, इसको आपको जोड़ना है। तो अब आपको, तो अधिकतम धारा का मान कितना होगा, तो हमें पता है जब भी धारामापी में शंट जोड़ते हैं तो शंट का मान S इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये होता है। ठीक है, तो अब देखो ये जो Ig है, Ig की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1 मिली एम्पियर दे रखी है। तो 1 मिली एम्पियर को चेंज करेंगे मिली एम्पियर, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा क्या, तो ये तो गया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। जी की वैल्यू आपको दे रखी है 99, ठीक है, अपॉन आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, आई की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, अधिकतम धारा की इस वैल्यू को, अधिकतम धारा आई की वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। माइनस आई जी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, 1 नहीं है, ये 11 है, सॉरी, ठीक है ना हमारा कैलकुलेशन में, सॉरी 1 मिली एम्पियर तो वही है, शंट की वैल्यू 11 ओम है, सॉरी, ये तो सेम ही है। और यहाँ पे शंट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 11 ओम दे रखी है, बराबर इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 99 इंटू 10 की पावर माइनस 3, सामने क्या है 11, इस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे आई से, आई इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। तो अब देखो यहाँ पे देखो ये 99 है, ये 11 आई बन जाएगा क्या, तो ये तो अपने पास हो गया 99 इंटू 10 की पावर माइनस 3, सामने आ गया 11 मल्टीप्लाई बाई आई माइनस 11 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब देखो इधर ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 99 ये इधर आएगा तो प्लस 11 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 11 आई। अब देखो आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये 99 प्लस 11 कितना हो गया, 100 हो गया क्या, इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 11 आई। आई की वैल्यू निकालेंगे तो 110 बट्टे 11 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये 10 बार चला जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मिली एम्पियर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, तो इस आई की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 10 मिली एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा, अधिकतम धारा का ये मान आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो,
लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी ताप की परिभाषा लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्यूरी ताप जो है आपके लिए, उससे क्या लिखनी है, आपको परिभाषा लिखनी है क्यूरी ताप की। अब देखो क्यूरी ताप की परिभाषा क्या होती है लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए, कि वह ताप जिसके वह ताप जिससे कम मान पर पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ तथा उससे अधिकतम ताप पर पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है, तो उसे हम क्या करें, क्यूरी ताप कहते हैं। ठीक है, तो क्यूरी ताप जो होता है, ये जो आपका क्यूरी ताप है, इस क्यूरी ताप से अधिक ताप पर तो वो किसकी तरह व्यवहार करता है, अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह। इस क्यूरी ताप से कम ताप पे वो किसकी तरह व्यवहार करता है, लोह चुंबकीय पदार्थ की तरह। तो वह ताप जिससे अधिकतम ताप पे तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह, और उससे कम ताप पे किसकी तरह व्यवहार करेगा, लोह चुंबकीय पदार्थ। उसको हम क्या कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब देखो कक्षीय आघूर्ण जो होता है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लें। कक्षीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला जो आपका आता है, वो आपका आता है एम चुंबकीय आघूर्ण इज इक्वल टू आता है EV/2। ठीक है, ये इसका चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला आता है। इसके बाद में अपन यहाँ पे दो तीन चीजें और देखेंगे, तो इसको मैं यहीं पे सोल्व कर लेता हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आए। देखो ये तो सिंपल सा था, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के। अगर आपको पूछे कि ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो हमारा है कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखो कक्षीय इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ये हमारा नाभिक होता है, इस नाभिक के चारों ओर हमारे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब इस कक्षीय इलेक्ट्रॉन, ये जो कक्षा में चक्कर लगाते हैं इसको कक्षीय इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब इसका चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इस चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला जो आता है आपका m इज इक्वल टू आता है आपके पास AVR/2, ये इसका फॉर्मूला आता है। तो ये आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा, और इस चुंबकीय आघूर्ण का आपको क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो अपन करते हैं, एक गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न 2017 का पहला क्वेश्चन जो है, एक गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम। गतिशील आवेश मतलब क्यों, क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। चुंबकत्व में क्यूरी ताप की परिभाषा लिखिए। क्यूरी ताप अभी बता चुका हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। क्या, जिसके ऊपर पे तो क्या रहता है पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, जिससे नीचे क्या आता है पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, उस ताप को हम क्या कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। फिर क्या नेक्स्ट, बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए। अभी हमने बायो सावर्ट का नियम लिखा था, क्या लिखा था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिखा था। यदि इस आपको सदिश रूप में लिखोगे तो dB वेक्टर इज इक्वल टू जो आपके पास आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई dl क्रॉस आर वेक्टर इंटू आर की क्यूब, ये इसका सदिश रूप में हो जाएगा। ठीक है, ये तो सदिश रूप हो गया इसका। फिर क्या पूछा है, किसी धारावाही वर्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। इसको मैंने नोट्स में करवा रखा है, और इसका जो फाइनल फॉर्मूला जो आपके पास आएगा बी का, बी इज इक्वल टू आएगा चुंबकीय क्षेत्र का लूप के कारण उसके अक्ष के ऊपर, बी इज इक्वल टू आएगा एन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r² प्लस x² की पावर 3/2। और ये इंपॉर्टेंट भी है इस बार पेपर के लिए। तो ये इसका फाइनल फॉर्मूला है, इसको आप नोट से कर लेना जो मैंने आपको दे रखे हैं उसमें से। ठीक है, तो डेरिवेशन के लिए अपने पास टाइम कम है, इसलिए डेरिवेशन नहीं सोल्व करना है अपन। नेक्स्ट ये वापस परिणाली का तो वापस रिपीट हो गई। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम गणितीय रूप वही वापस, बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ समेशन ऑफ आई, ये वापस रिपीट हो गया। और ये परिणाली का भी आपकी वापस क्या होगी, रिपीट होगी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वर्ष 2016 का, एक आवेश है क्यू चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में v वेग से गति करता है। जैसे मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या, पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ है, ये मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है बी, अब इसके लंबवत दिशा में मान लो ये इस तरह से लंबवत दिशा में v वेग से प्रवेश करता है, तो इस आवेश पे कार्यरत बल का मान क्या होगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 हो गई क्या भाई, थीटा की वैल्यू 90 होगी। तो हमें पता है लगने वाला चुंबकीय बल का मान क्या था, F इक्वल टू क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ठीक है, अब साइन थीटा मतलब थीटा की वैल्यू 90 है,
थीटा की वैल्यू 90 तो क्यू वी बी साइन 90 आ जाएगा क्या? इस साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये एफ एम की वैल्यू क्या आ गई क्यू वी बी, तो ये इस पे लगने वाले बल का मान आ जाएगा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है 2016 का दूसरा क्वेश्चन कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की दो विशेषताएं हैं। मैं सबसे पहले ही 4 विशेषताएं आपको बता के आया हूं स्थायी चुंबक बनाने के लिए। ठीक है, पहली तो क्या बताई थी मैंने आपको, उच्च धारणशीलता होनी चाहिए। उच्च तो क्या होनी चाहिए, उसकी धारणशीलता होनी चाहिए। उच्च क्या होती है, उसकी निग्रहिता होनी चाहिए। उच्च उसका क्यूरिताप होना चाहिए। ठीक है, और इसके फिर उदाहरण और बताए थे मैंने। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था एल्निको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्थायी चुंबक का, एल्निको। ठीक है, इसके बाद में जितनी भी लोहे की मिश्र धातुएं होती हैं वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। दो पूछे हैं तो ये दो एग्जाम्पल आप इसके ध्यान में रखना। ठीक है, तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की दो विशेषता क्या होनी चाहिए, एक तो उच्च धारणशीलता होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए उसकी उच्च क्यूरिताप होना चाहिए, और उच्च चुंबकीय संतुष्टि होनी चाहिए। ठीक है, और अगर उसके उदाहरण पूछे तो एक तो एल्निको हो जाएगा, और एक क्या लोहे की मिश्र धातु जो उसके कहते हैं एग्जाम उदाहरण हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो है आपके पास दो समांतर धारावाहिक चालक तारों के मध्य कार्यरत बल को ज्ञात करना है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, दो समांतर चालक तारों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात करना है। फिर क्या करना है, उस एम्पियर की सैद्धांतिक परिभाषा इसके आधार पर वो बतानी है। यदि आपको पता हो दो समांतर धारावाहिक चालक तारों के बीच में लगने वाला जो बल जो होता है एफ, इस एफ का मान कितना होता है, एफ इज इक्वल टू हमारे पास होता है म्यू नोट I1 I2 इंटू एल अपॉन 2 पाई डी, ये इसका क्या होता है मान होता है। ठीक है, अब इसके आधार पे पहले तो आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा इसका डेरिवेशन पूरा का पूरा। ठीक है, और उसके बाद में जो एम्पियर की सैद्धांतिक परिभाषा है, ठीक है, एम्पियर की सैद्धांतिक परिभाषा इसके आधार पे देनी है, तो हम इसको एकांक लंबाई भी देते हैं, एफ अपॉन एल कर देंगे, तो ये क्या होगा म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। यदि मैं क्या करूं, ये एल की वैल्यू क्या ले लूं 1 मीटर ले लूं, I1 और I2 की वैल्यू क्या ले लूं 1 एम्पियर ले लूं। ठीक है, और इसके बाद में ये जो डी डिस्टेंस है दोनों तारों के बीच की, उसको मैं क्या ले लूं 1 मीटर ले लूं। तो इस पे लगने वाले उस बल का जो मान आएगा, उस बल का मान एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2 × 10⁻⁷ न्यूटन आ जाएगी। और इसी बेस पे अपन इसकी परिभाषा बताते हैं, एम्पीयर की सैद्धांतिक परिभाषा क्या, कि यदि अपन क्या करें दो तार जो हमारे पास हैं उनको अगर एकांक लंबाई पे रखें, और उसके अंदर हम क्या करते हैं एकांक धारा प्रवाहित करवाने पर उन दोनों चालक तारों के मध्य लगने वाले बल का मान कितना होता है, एफ इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन होता है। और तथा प्रत्येक प्रत्येक जो तार है उसमें जो प्रवाहित धारा का मान कितना होता है आपका 1 एम्पीयर होता है। तो ये क्या होता है इस एम्पीयर की सैद्धांतिक परिभाषा होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका। नेक्स्ट जो है आपके पास चुंबकन एम, चुंबकीय तीव्रता एच, चुंबकीय प्रवृत्ति काय एवं अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू आर में विभिन्न संबंध स्थापित कीजिए, और चुंबकीय प्रवृत्ति जो काय है उसको परिभाषित भी आपको करना है। तो सबसे पहले तो इनके बीच में रिलेशन है, उस रिलेशन का आपको क्या करना है डेरिवेशन करना है। किसका डेरिवेशन करना है, इसका जो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय आएगा, काय एम। ठीक है, ये आपके पास इसका डेरिवेशन करना है, तो इसमें सबके ही रिलेशंस आ जाएंगे। फिर क्या है, इस चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई को परिभाषित भी करना आपको। चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई क्या होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई क्या होती है, जो चुंबकन की तीव्रता I जो होता है और जो चुंबकन क्षेत्र H जो होता है, इन दोनों का जो अनुपात वो हम क्या कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई कहते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे तो बता देना कि चुंबकन की तीव्रता I तथा चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात को हम क्या कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई कहते हैं। तो इसकी वैल्यू आपको, ये इसकी परिभाषा हो जाती है। फिर होता है 2015 का पहला क्वेश्चन क्या है कि दिक्पात कोण, ये आपके सिलेबस में इस बार हटा दिया गया है, तो नॉट इन सिलेबस इस बार। नेक्स्ट चलते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम फिर से रिपीट हो गया, प्रणाली का फिर से रिपीट हो गया, तो प्रणाली का रिपीट हो गई भी आपकी, ये पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन का, तो साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस में ही नहीं है इस बार, तो इसको लिख देंगे नॉट इन सिलेबस, तो ये आप इसको काट दो। ठीक है, तो ये क्या है नॉट इन सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यदि चुंबक के एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता। ये क्या बोल रहा है, अब एकल, ये बोला कि एकल ध्रुव का अस्तित्व होता है तब क्या होगा चुंबकीय संबंधी गाउस का नियम क्या होगा। ठीक है, तो देखो चुंबकीय संबंधी, देखो अगर एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता था तब तो हमें पता है बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता था आपके पास 0, ये पहले होता था। अब ये बोल रहा है कि अब यहाँ पे अस्तित्व है, अस्तित्व है मतलब यदि मान लो कोई प्रश्न के अंदर क्या रखे हैं एकल ध्रुव है, मतलब एकल ध्रुव मतलब प्लस एम को रखा हुआ है। ठीक है, इसको रखा हुआ है,
तो इससे संबंधित मान लो प्लस एम माइनस एम जो भी लिखे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे चुंबकीय आपके पास, ये मान लो इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव प्राबल्य बोलते हैं, चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव सामर्थ्य, इस तरह से बहुत सारे रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको देखो याद करने का सीधा सा सिंपल है। अगर क्या होता है, अगर अस्तित्व है, अस्तित्व होने का मतलब क्या हुआ, हमने जो विद्युत क्षेत्र के अंदर गाउस का नियम पढ़ा था ना, फाई इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई क्या होता था, फ्लक्स होता था। तो यहाँ पे भी अपन क्या पढ़ेंगे, फाई क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। वहां पे तो विद्युत फ्लक्स होता है, इसको लिखेंगे फाई। तो यहाँ पे फाई एम है, तो ये फाई एम का मतलब क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ पे क्या होता था, क्यू, और यहाँ पे क्या होता है, ध्रुव प्राबल्य। विद्युत क्षेत्र में तो क्यू आवेश होता है, यहाँ पे क्या ध्रुव प्राबल्य। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एम। ठीक है, फिर ये वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट किससे रिप्लेस करते हैं अपन, म्यू नॉट से। तो ये होता है म्यू नॉट समेशन ऑफ एम। एम क्या होता है, ध्रुव प्राबल्य, म्यू नॉट क्या होती है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है। तो अगर ये पूछे कि यदि चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व होता है तो चुंबक गाउस का नियम क्या रूप ग्रहण करता, तो ये जो फाई एफ में, मतलब ये जो चुंबकीय फ्लक्स का मान जो होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट समेशन ऑफ ध्रुव प्राबल्य जो होता है आपका एम। ठीक है ना, तो ध्रुव प्राबल्य जो क्या होता है, एम होता है, इनका सब का बीजगणितीय योग। तो हम क्या लिखेंगे कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित सभी चुंबकीय सामर्थ्यों के बीजगणितीय योग का म्यू नोट नोट गुना होता है। ठीक है, और म्यू नोट क्या होती है, आपकी निर्वात की चुंबकशीलता होती है। तो ये आपको, तो ये आपका रूप ग्रहण कर लेता है। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ये रिपीट हो गया है कि यदि किसी भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अगर वो क्या हो जाए, उस चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में अल्प रूप से क्या हो जाए, चुंबकित हो जाए, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपने पहले लिखवा दिया है मैंने आपको ये। फिर क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया है। क्या, यदि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच प्रति एकांक लंबे बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, किस अवस्था में यह बल आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण होगा। तो यदि दोनों तारों के अंदर जो धारा है अगर समान दिशा होंगी तो उनके बीच में बल लगेगा आकर्षण बल। यदि दोनों धाराओं में जो दिशा एक दूसरे विपरीत, तब उसमें बीच में कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगता है। और विद्युत धारा के मानक मात्रा की परिभाषा जो अभी मैंने बताई थी, जो एफ जो होता है, ठीक है, वहां पे आपको धारा की वैल्यू I1 I2 दोनों की वैल्यू 1 एम्पियर, एल की वैल्यू 1 मीटर, डी की वैल्यू 1 मीटर रखोगे तो उसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन आ जाएगा। तो ये आपका जो फॉर्मूला आपने मैंने आपको बताया था बस वही है, वापस रिपीट हो गया, पूरा पूरा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के एक इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या की वर्ताकार कक्षा में v चाल से परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, इसका घूर्णन चुंबकीय अनुपात का व्यंजक याद करना है। और फिर क्या पूछा है, बोर मैग्नेट्रॉन किसे कहते हैं और उसका मान भी आपको क्या करना है, लिखना है। तो देखो बोर मैग्नेट्रॉन किसे कहते हैं, पहले इस चीज को देखते हैं। देखो सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या के वर्ताकार क्षेत्र v चाल से परिक्रमा कर रहा है, तो हमें पता है उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण जो होता है m, ठीक है, वो क्या होता है, EVR/2 होता है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था कि अगर चुंबकीय आघूर्ण निकालना हो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वर्ताकार कक्षा में वर्ताकार कक्षा में क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो घूमने पर जो उसका चुंबकीय आघूर्ण होता है वो होता है M=EVR/2 होता है। ठीक है, अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं तब आपको जाके बोर मैग्नेट्रॉन मिलेगा। इसको अगर हम आगे सोल्व करता हूँ तो देखो हमें पता है कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग बोर, अगर बोर की मैं परिकल्पना बात करूँ, कोणीय संवेग MVR जो होता है L, ये होता है कोणीय संवेग L बराबर MVR। ठीक है, अब देखो ये कोणीय संवेग अगर मैं बोर की परिकल्पना लगाऊं, बोर की परिकल्पना से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाता है जिनका जो कोणीय संवेग MVR होता है वो क्या होता है, H/2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, अर्थात MVR इक्वल टू क्या होता है, NH/2 पाई होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो VR दिख रहा है आपके पास, ठीक है, ये जो VR दिख रहा है इसको हमें मान निकालना। अगर मैं यहाँ से VR की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या होगा, NH/2 पाई M आ जाएगा क्या। ठीक है, यहाँ से VR की वैल्यू निकालते, ये VR की वैल्यू अपन फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास ये चुंबकीय आघूर्ण M का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो VR की वैल्यू क्या अपने पास, E तो है ही अब ऑलरेडी, और NHE हो जाएगा ये तो, और नीचे क्या बच जाएगा अपने पास 2 पाई M, और 2 पहले से तो ये कितना बच जाएगा 4 पाई M हो जाएगा। तो ये इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं हाइड्रोजन की बात करूं, ठीक है, अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू, परमाणु क्रमांक की वैल्यू तो क्या होती है, 1 होती है। यदि मैं उसकी पहली कक्षा की बात करूं तो एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, प्रथम कक्षा के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तब इसके अंदर मान हो तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एल जो वैल्यू आएगा इसका, चुंबकीय आघूर्ण का मान जो आएगा वो आ जाएगा EH/4 पाई एम।
जब यहाँ पे सारी वैल्यूज रखेंगे इनकी, ई की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एच जो होता है प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ये वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, 4 का 4, ये एम जो द्रव्यमान होता है वो कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। जब इन सब की वैल्यू रखें तो इस म्यू एल जो चुंबकीय आघूर्ण का मान जो आएगा वो आ गया आपके पास आएगा 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये इसके पास आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। जब ये सब वैल्यूज रखोगे तो देखो क्या करते हैं, जो चुंबकीय आघूर्ण निकाला था, चुंबकीय आघूर्ण अपने यहाँ पे क्या किया, इसकी प्रथम कक्षा के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा वही क्या कहलाता है, आपका बोर मैग्नेटॉन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा अगर बोर मैग्नेटॉन की लिखना चाहो तो क्या होता है कि जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण के ये जो न्यूनतम मान आया है, इस न्यूनतम मान को बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं कि जो पहली कक्षा जो होती है, पहली कक्षा में जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चंस कर रहे थे, दिए गए चित्र में बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्रॉस का मतलब क्या है, पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ, ओ मतलब पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ बतानी है। ठीक है, इस ये जो बिंदु P है, एक तो दिशा आपको यहाँ पे बतानी है, एक बिंदु P है इस पे बतानी है। तो देखो, अगर मैं ये पहला जो डायग्राम है इसके अंदर मैं क्या लगाऊं, वर्तीय धाराओं के लिए दाएं हथेली का नियम लगाऊं। ठीक है, वर्तीय धाराओं के लिए दाएं हथेली का नियम। जैसे ये हथेली है मेरे पास, ठीक है, ये हथेली है मेरे पास, इस हथेली को मैं क्या करता हूँ, वर्तीय धारा मतलब धाराओं की दिशाओं में इस तरह, वर्तीय धारा मतलब इस तरह से, ये सर्कुलर के फॉर्म में। तो अंगूठे की दिशा क्या, पृष्ठ के लंबा अंदर की तरफ है क्या, तो ये बिंदु P पे जो धारा की दिशा आएगी वो क्या आएगी, क्रॉस का मतलब ये पृष्ठ के अंदर लंबा की, तो यहाँ पे इस बिंदु पे तो क्या आएगी, क्रॉस आएगी। फिर नंबर दूसरा है इस दूसरे चित्र में बताना, दूसरे चित्र में क्या, वायर को पकड़ना है, वायर को पकड़ेंगे तो देखो धारा की दिशा में अंगूठा करते हैं, धारा की दिशा में अंगूठा कर दिया और ये फिंगर्स इस तरह से बाहर निकलेगी इस बोर्ड से। अगर मैं बात करूं तो ये इस तरह से बाहर की तरफ निकलेगी, तो इस पी बिंदु पे जो धारा की दिशा जो होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, डॉट। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ और ये पृष्ठ के लंबवत अंदर की तरफ। तो ये क्रॉस में और ये डॉट में, इस तरह से इन दोनों के लिए। नेक्स्ट, बायोसावर्ट का जो नियम है वो आपका रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो रिपीट इस पे लिख देते हैं अपन, ये क्या हो गया आपके पास, बायोसावर्ट का नियम फिर से रिपीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की गति का पथ लिखिए जबकि वह चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है उसके लंबवत और थीटा कोण पे। अब हमें पता, जैसे मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इसके अंदर अगर इसके लंबवत v वेग से भी अगर कोई भी आवेश गति करता है तो वो क्या करता है, उसको वर्ताकार पथ पे क्या करता है, मोड़ देता है। जब भी लंबवत गति करता है उसका पथ कैसा होता है, वर्ताकार होता है। फिर ये बोल रहा है दूसरा, थीटा कोण पे जब भी होता है तो उसका पथ कैसा होता है, अगर आपको याद हो तो उसका पथ होता है कुंडली नुमा। जैसे ये मान लो ये बी चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर इसके लंब थीटा कोण पे, इसके साथ थीटा कोण पे आते हुए v वेग से ये गति कर रहा है, इसका पथ इस तरह से, ये कुंडली नुमा पथ होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर लंबवत होगा तो लंबवत के लिए तो पथ कैसा होगा इसका, वर्ताकार। अगर थीटा कोण पे आता है तो इसका पथ कैसा होता है, कुंडली नुमा होता है। नेक्स्ट देखो भाई, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, नमन कोण, ये जो नमन कोण वाले जो क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जो नमन कोण है, ये नमन कोण आपके सिलेबस में नहीं है, तो नॉट इन सिलेबस, इसको काट दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम फिर से रिपीट हो गया आपका, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, एक लंबे सीधे वर्ताकार काट क्षेत्र वाली एक बेलनाकारी कारण है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको नहीं पढ़ें। ठीक है, तो ये जो एम्पियर का परिपथीय नियम है इसको आप पढ़ लेना। तो ये तो आपका रिपीट हो गया, एम्पियर का परिपथीय नियम तो आपका रिपीट हो गया, बाकी ये जो है वो आप इस बार सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और जिसको पढ़ना है बेलनाकार चालक के लिए तो इसका जो फॉर्मूला आएगा बी इक्वल्स टू आएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 i अपॉन a स्क्वायर इंटू आर, ये इसका फॉर्मूला आएगा। ठीक है, पर ये आपके सिलेबस में तो उसको मत पढ़ना, बस ये परिपथीय नियम इंपॉर्टेंट है, वो रिपीट हो गया आप। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास 2011 का पहला जो क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, कि यदि दो चुंबकीय ध्रुव जिनकी ध्रुव प्रबलता 1 एम्पियर मीटर है,
कि मध्य की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर हो तो इनके मध्य लगने वाला बल का मान बताना है। ठीक है, दो चुंबकीय ध्रुव हैं, तो पहला ध्रुव तो इधर बना लेते हैं, दूसरा ध्रुव आपका यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, इसका मान लो प्लस है, इधर इसका कितना माइनस है। इनकी ध्रुव प्रबलता दे रखी है 1 एम्पियर मीटर दे रखी है, तो एम की वैल्यू तो आपको दे रखी कितनी 1 एम्पियर मीटर दे रखी है। इनके मध्य की दूरी कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इनके मध्य लगने वाले बल एफ। अब चुंबक के लिए कूलाम का नियम क्या होगा आपके पास, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर, पर इनकी वैल्यू 1 1 दे रखी है ऑलरेडी। उनके बीच की दूरी आर दे रखे हैं, तो इसमें वैल्यूज रख देंगे। एफ म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7। M1 की वैल्यू 1 दे रखी है, आर स्क्वायर है तो ये देखो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर अगर मैं मीटर में चेंज करूँ तो कितना आएगा 0.10 में 100 भाग देंगे तो कितना 0.1 आ जाएगा। 0.1 का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। जब इसको सोल्व करोगे तो ये 10 की पावर -7 इंटू 100 इसको सोल्व करेंगे 10 की पावर -5 न्यूटन इस पे बल लग जाएगा। 10 की पावर -5 न्यूटन ही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। देखो, यदि समान वेग से समान स्वरूप चुंबकीय क्षेत्रों में कणों को लंबवत प्रेक्षित किया जाता है तो निम्न में से किस पण पर सर्वाधिक चुंबकीय बल लगेगा। पहली बात तो लंबवत प्रेक्षित किया तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। ठीक है, फिर क्या समान वेग, तो v की वैल्यू भी सबके लिए क्या है नियत है। समान चुंबकीय क्षेत्र तो b की वैल्यू भी क्या आपके पास नियत है। पहले तो ये ध्यान में रखना है। हमें पता लगने वाला चुंबकीय बल का मान क्या होता है q v b साइन थीटा होता है। साइन थीटा 90 तो 90 मतलब 1 बन जाएगा। v नियत है b नियत है, तो ये f किस पर निर्भर करेगा, इस आवेश पर निर्भर करेगा। ठीक है, जिसका आवेश ज्यादा होगा उसके ऊपर उतना ज्यादा बल लगेगा, मतलब इस क्यू पे निर्भर कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जितने भी अपन को दे रखे हैं, ये लिथियम है, लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने पास, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे ज्यादा आवेश जो है वो किसके पास, इस लिथियम के पास ही है। ठीक है, अब लिथियम के पास सबसे ज्यादा आवेश है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उदासीन बिंदु को परिभाषित कीजिए। ठीक है, उदासीन बिंदु क्या होता है कि वह बिंदु जिसके ऊपर क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, शून्य होती है, उनको अपन क्या कहते हैं उदासीन बिंदु कहते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वह बिंदु जिसके ऊपर कोई भी चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजरती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं उदासीन बिंदु कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कोई दो स्रोत लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के कोई दो स्रोत लिखिए हैं। देखो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए देखो सबसे पहले बात करूं तो जो आवेश जो होता है, यदि आवेश गति करता है तो आपको पता है ना चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। तो यदि आवेश गति कर रहा है तो उससे क्या उत्पन्न होगा चुंबकीय क्षेत्र। यदि मैं कोई भी स्थायी चुंबक की बात करूं, स्थायी चुंबक मतलब जो दंड चुंबक हो गया, घूर्णन चुंबक हो गया, तो ये भी अपने चारों ओर क्या करते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र इससे भी अपन क्या कर सकते हैं उत्पन्न कर सकते हैं। तो दोनों क्या हो जाएंगे इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, एक धारावाही प्रणालिका है जिसमें बाएं सिरे से धारा दक्षिणावर्त बह रही है में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्र के द्वारा आपको दर्शाना है। ठीक है, अब देखो पहले तो आपको ये ध्यान रखना प्रणालिका होती क्या है। प्रणालिका एक ऐसी युक्ति होती है एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो क्या करती है आपकी उत्पन्न करती है। जैसे ये प्रणालिका मैं बना देता हूँ, ये प्रणालिका है कोई। ठीक है, अगर इसके अंदर बात करो ना आप तो इसके अंदर सारी की सारी चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का मतलब क्या समदूरस्थ होंगी। इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना है। अब बाएं से दाएं सिरे में दक्षिणावर्त इस तरह से जा रही है दाएं आपकी धारा, तो ये आपको इसमें बनाना है। तो ये चुंबकीय बल रेखा आपको दिखानी है इसके अंदर। और यहाँ पे जो आपको क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भारत के पृष्ठ के लंबवत बाकी तरफ, यहाँ पे डॉट 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 ये सब दिखानी है आपको इस तरह से। ये इसका डायग्राम बनाना है और इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं को दिखाना है इस तरह से। ठीक है, बल रेखाएं ये सब समान दूरस्थ दिशा में एकदम सीधे निकलेगी ये। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको इसका डायग्राम बनाना है जो आपके नोटबुक में भी मैंने बनवा रखा है और आपके नोट्स में भी ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट जो देखो नेक्स्ट जो है आपके पास फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लिखिए। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, दाहिना हाथ मतलब ये, दाहिने हाथ का मतलब ये। अब इसमें क्या करते हैं अपन, जो हमारा अंगूठा जो होता है, ये दो फिंगर्स इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर या लंबवत रखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले जो अंगूठा जो होता है वो तो क्या होता है जो चालक जिस दिशा में गति करते हैं उसके
वेग को बताता है v, ठीक है। फिर ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा को बताता है, और ये I जो होता है ये धारा को बताता है। ये तीसरी जो फिंगर होती है, तो तीनों को एक दूसरे लंबवत रखें तो VBI, ठीक है। तो चालक क्षेत्र किस दिशा में गति कर रहे हैं उसको बताएगा ये फिंगर बताएगी चुंबकीय क्षेत्र को, और ये किसको बताएगी, आपकी धारा की दिशा को बताएगी। तो VBI जो होता है वो क्या होता है, इसका दाहिने हाथ का नियम होता है, ठीक है। दाहिने हाथ का क्या होता है, VBI, ठीक है। जो अंगूठा जो होता है, अंगूठा तो बताएगा V, मतलब जिस चालक क्षेत्र जिस संगति कर रहे हैं उसके पास वाली जो फिंगर है वो किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र B को, और उससे आगे वाली जो मिडिल फिंगर है वो आपको किसको बताएगी, धारा की दिशा को बताएगी। ये आपका फॉर्मूला है इसका। नेक्स्ट देखो ये इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या कक्षा में भी घनत्व चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र तो ये वापस रिपीट हो गया। अभी अपन करके आएंगे, पीछे मैंने आपको बताया था इसके अंदर पूरे अच्छे से आपको मैं इसको बता के आया हूँ। उसके बाद में देखो नेक्स्ट बायो सावर्ट का कथन और गणितीय रूप लिखिए, ठीक है। बस इतना ही है। बाकी ये जो है सीधे परिमित चालक इस बार से इस बारी इसको सिलेबस से हटाया है। बाकी ये बायो सावर्ट का जो नियम है और कथन है ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, रिपीट हो चुका बायो सावर्ट का नियम आपका फिर से। अब लास्ट 2010 के क्वेश्चंस बचे हैं कुछ, उसको कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक दे रखे हैं आपको BH, तो ये भूचुंबकत्व का है, तो भूचुंबक तो इस बार आपके पास नहीं है, तो नॉट इन सिलेबस से इसको हटा दिया गया इस बार, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं अपन क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम आपका फिर से रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये वापस क्यूरी का नियम। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, जब किसी छड़ चुंबक को उसके अक्ष के लंबवत दो भागों में काटा जाता है तो छड़ चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य चुंबकीय गुण में क्या परिवर्तन होगा। देखो ये जैसे चुंबक है आपके पास, ये N और ये S, अक्ष के लंबवत, ये अक्ष है, ये क्या होता है, अक्ष होता है, इसके लंबवत इस तरह से इसको काटा जाएगा तो इसके ध्रुव सामर्थ्य पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहली चीज ध्रुव सामर्थ्य तो वही रहेगा, तो ध्रुव सामर्थ्य तो वही रहेगा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुंबकीय गुण के केस में क्या होगा, ये जो लंबाई है ये कभी आधी हो जाएगी ना, लंबाई आधी होती है, चुंबकीय गुण की वैल्यू पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो चुंबकीय गुण कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी किसी भी छड़ चुंबक को अक्ष के लंबवत दिशा में दो काटते हैं, चुंबक जो ध्रुव सामर्थ्य वो तो क्या रहता है, वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता ध्रुव सामर्थ्य में, जबकि चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, आपका आधा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो टोराइड है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया टोराइड को, ठीक है। उसके बाद स्पर्जा नियम है, स्पर्जा नियम आपके सिलेबस में है नहीं, ना स्पर्जा धर्मापी के परिवर्तन गुणांक का मात्रक है, तीनों ही नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट की अपन बात करते हैं यहाँ पे कि बायो सावर्ट का कथन अपेक्षित चुंबकशीलता। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अपेक्षित चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई में संबंध स्थापित कीजिए। ये डेरिवेशन मैंने आपको पहले ही आपको बोला था, ये डेरिवेशन आपको करना है, इसको रिपीट वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया इसका। म्यू आर इकाई के अंदर मैंने आपको रिलेशन बताया था, क्या होता है म्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस का एम होता है, तो ये रिलेशन को आपको ड्राइव करना है। फिर बायो सावर्ट का नियम फिर से आपका रिपीट हो गया, और ये अक्ष वाला क्वेश्चन भी आपका क्या होगा, फिर से रिपीट हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट हो गया आपका। फिर लास्ट आपका क्या, एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम भी आपका रिपीट हो गया है, ठीक है। ये एम्पियर का जो नियम है आपका, एम्पियर का नियम फिर से रिपीट हो गया है, तो ये भी रिपीटेड है। और ये बेलनाकार आपको करना नहीं है क्योंकि इस बार इसको सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये सिर्फ एम्पियर का नियम रिपीट हो गया। तो यहाँ पे आपके क्या होते हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो है इनके क्वेश्चंस जो है PYQ कहाँ से 2023 से लेकर 2010 तक अपने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप चाहते हो मैं ऐसे वीडियो और बनाता जाऊं, तो प्लीज़ इनको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपके पास नोट्स नहीं है डेरिवेशंस के, तो आप मुझे बोल सकते हो, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप उसको पढ़ लेना उससे, ठीक है। थैंक यू।